एडजी पर आपका फिर स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 7 के फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग को समझते हैं, सिर्फ याद नहीं करते। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 7 फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के चैप्टर घोर परिचय शीपूट को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप बस सुनकर भी आराम से सीख सकते हैं। बिल्कुल। आज हम पहले समझेंगे कि घोरपड़ीचे शेपर्ड गेम का बेसिक आइडिया क्या है। फिर टीम सेटअप, रूल्स, स्कोरिंग और विनिंग कंडीशन देखेंगे। उसके बाद वार्म अप, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, यूनिटी और तनाजी मालुसरे वाले हिस्टोरिकल कनेक्शन पर बात करेंगे। बीच बीच में मैं आपको छोटे क्वेश्चंस दूंगी ताकि सुनते सुनते आपका एक्टिव रिकॉल भी होता रहे। चलो एक क्लासरूम मोमेंट इमेजिन करते हैं। 5 से 8 स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हैं। हर स्टूडेंट अपने आगे वाले की वेस्ट पकड़ता है। अब पूरी लाइन को एक साथ मूव करना है, तेज भी रहना है और टूटना भी नहीं है। यही घोर पैड फॉर्मेशन है। इसलिए ये सिर्फ दौड़ने का गेम नहीं, बल्कि स्पीड के साथ कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। टीम का फ्रंट मेंबर यानी हेड दूसरी टीम के बैक मेंबर यानी टेल को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी टीम की टेल को दूसरी टीम से बचाना भी होता है। तो सोचो, एक ही समय पर अटैक और डिफेंस दोनों कैसे मैनेज होंगे? यही क्वेश्चन इस गेम को एक्साइटिंग बनाता है। इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज बहुत क्लियर है। जब टीम के मेंबर्स टुगेदर मूव करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और यूनिटी बनाए रखते हैं, तब परफॉर्मेंस बेटर होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो: घोरपड़ीचे शेपुट कोऑपरेशन, फिजिकल कैपेबिलिटीज और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को डेवलप करने वाला टीम गेम है। एक छोटी क्लैरिफिकेशन, कोऑपरेशन का मतलब केवल साथ खड़ा होना नहीं है। इसका अर्थ है टीम के सभी मेंबर्स का एक कॉमन पर्पस के लिए सपोर्ट करना। इस गेम में अगर हेड अकेले तेज भागे लेकिन बाकी लाइन साथ न दे तो टीम की फॉर्मेशन बिगड़ सकती है। इसलिए इंडिविजुअल स्पीड यूजफुल है, पर कलेक्टिव मूवमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेटअप को केयरफुली समझते हैं। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप में 5 से 8 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये संख्या याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, एक टीम में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? आंसर होगा 5 से 8 स्टूडेंट्स। इसके बाद हर टीम एक लाइन में खड़ी होती है। अब फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, हर स्टूडेंट अपने सामने खड़े स्टूडेंट की वेस्ट पकड़ता है। इससे लाइन एक कनेक्टेड यूनिट बन जाती है और उसे घोर पैड कहा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रिप छोड़ देता है तो कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए फॉर्मेशन में हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ फ्रंट वाले हेड की नहीं। घोरपेड़ का अर्थ चैप्टर में उस फॉर्मेशन से जुड़ा है जिसे सेंटीपीड जैसे कनेक्टेड लाइन के रूप में समझाया गया है। सोर्स में घोरपेड़ के लिए गोहो या गोयरा नाम भी दिए गए हैं। एग्जाम आंसर में इन अतिरिक्त नामों की जरूरत हर बार नहीं होगी, लेकिन चैप्टर की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए इन्हें पहचानना यूजफुल है। प्ले एरिया भी इम्पोर्टेंट है। बाउंड्रीज को कोन्स या मार्कर्स की मदद से क्लियरली ड्रॉ किया जाता है। अब सोचो, बाउंड्रीज क्यों जरूरी होंगी? क्योंकि गेम में टीम्स तेजी से मूव करेंगी और एक डिफाइंड एरिया होने से खेल व्यवस्थित रहेगा। यह पॉइंट लिखते समय सिंपली कह सकते हो, प्ले एरिया की बाउंड्रीज कोन्स या मार्कर से बनाई जाती है। टीचर की सिग्नल से पहले टीम्स अपनी पोजीशंस और ग्रिप चेक कर सकती हैं। सोर्स का मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि टीम्स टीचर के सिग्नल पर मूविंग शुरू करती हैं। इसका मतलब गेम स्टार्ट करने का डिसीजन टीचर के सिग्नल से होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन और सेफ्टी दोनों के लिए यूजफुल है, इसलिए आंसर में सिग्नल वाला पॉइंट मिस मत करना। एक सेकेंड पॉज करके सेटअप रिकॉल करो। टीम साइज कितनी? 5 से 8। फॉर्मेशन कैसी? एक लाइन। कनेक्शन कैसे? आगे वाले की वेस्ट पकड़कर। बाउंड्रीज किससे? कौन या मार्कर्स। स्टार्ट कब? टीचर की सिग्नल के बाद। अगर ये 4 पॉइंट्स याद है तो सेटअप वाला आंसर काफी मजबूत हो गया। अब गेम का ऑब्जेक्टिव लेते हैं। एक टीम का हेड दूसरी टीम के टेल को टच करने की कोशिश करता है। हेड का अर्थ लाइन में सबसे आगे वाला स्टूडेंट है, टेल का अर्थ लाइन के सबसे पीछे वाला स्टूडेंट है। ये डेफिनेशंस आंसर में साफ लिखना, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी हेड को पूरी टीम और टेल को बाउंड्री समझ लेते हैं। और रूल का दूसरा हिस्सा उतना ही इम्पोर्टेंट है। अपनी टीम के टेल को टच होने से बचाना है, तो ऑब्जेक्टिव केवल दूसरी टीम को कैच करना नहीं है, अपनी लाइन की प्रोटेक्शन भी करनी है।
यही वजह है कि टीम को साइमल्टेनियसली आगे बढ़ना, डायरेक्शन समझना और कनेक्टेड रहना पड़ता है। टीचर की सिग्नल मिलते ही टीम्स टुगेदर मूव करती हैं। हेड्स अपोजिंग टीम की टेल्स को टच करने का प्रयास करते हैं। यहाँ टुगेदर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेड आगे निकल जाए और बाकी मेंबर्स पीछे रह जाएं, तो लाइन कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगी। इसलिए हेड की मूवमेंट को पूरी टीम की मूवमेंट से कनेक्ट करके समझना चाहिए। अब स्कोरिंग। जब किसी टीम का हेड सक्सेसफुली दूसरी टीम के टेल को टच करता है, उस टीम को 1 पॉइंट मिलता है। इसे आंसर में कंडीशन के साथ लिखो। हेड टचेस द अदर टीम्स टेल, देन द टीम स्कोर्स अ पॉइंट। केवल यह लिखना कि टच करने पर पॉइंट मिलता है थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। पॉइंट मिलने के बाद टीम्स अपनी पोजीशंस रीसेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। सोर्स के अनुसार स्टूडेंट्स बिना पोजीशंस रीसेट किए गेम कंटिन्यू करने का ऑप्शन रख सकते हैं। यह डिटेल छोटी लगती है, लेकिन रूल्स वाले लॉन्ग आंसर में अच्छा एकेडमिक पॉइंट बन सकती है। इसे ऐसे याद करो, स्कोरिंग के बाद कंटिन्यूअस प्ले पॉसिबल है। गेम एक सेट ड्यूरेशन के लिए खेला जाता है। चैप्टर में एग्जाम्पल के तौर पर 10 मिनट्स दिए गए हैं, इसलिए 10 मिनट्स को फिक्स्ड यूनिवर्सल रूल की तरह मत लिखना। बेहतर आंसर होगा गेम की ड्यूरेशन पहले से निर्धारित होती है, जैसे 10 मिनट्स। एंड में जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वही विनर घोषित होती है। चलो रूल्स को सीक्वेंस में रखते हैं। पहले ग्रुप्स बनते हैं, फिर टीम्स लाइन में आती हैं और वेस्ट पकड़कर घोरपैठ फॉर्मेशन बनाती हैं। प्ले एरिया की बाउंड्री कोन्स या मार्कर से तय होती है। टीचर सिग्नल देती हैं, टीम्स मूव करती हैं। हेड अपोजिंग टेल को टच करने का प्रयास करता है। सक्सेसफुल टच पर पॉइंट मिलता है। और फाइनल रूल है स्कोरिंग के बाद समय पूरा होने तक खेल जारी रहना। अब मेरा क्वेश्चन, विनर कैसे डिसाइड होगा? जल्द आंसर मत बोलो, पहले सोचो। विनर वह टीम होगी जिसके पॉइंट सेट ड्यूरेशन के अंत में सबसे ज्यादा होंगी। अगर क्वेश्चन में रूल एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो ड्यूरेशन और हाईएस्ट स्कोर दोनों जरूर लिखना। अब फिजिकल प्रिपरेशन पर आते हैं। गेम में तेज मूवमेंट और कनेक्टेड मूवमेंट दोनों चाहिए, इसलिए बॉडी को प्रिपेयर करना यूजफुल है। चैप्टर के वार्म अप एक्टिविटीज में साइड वॉक, बैक वॉक्स और जॉगिंग ड्रिल्स दिए गए हैं। इन्हें गेम से पहले की प्रिपरेशन के रूप में पहचानो, न कि स्कोरिंग रूल्स के रूप में। साइड वॉक में साइड डायरेक्शन में मूवमेंट का आइडिया आता है, बैक वॉक्स में पीछे की ओर चलने का, और जॉगिंग ड्रिल्स में जॉगिंग बेस्ड प्रिपरेशन का। हम सोर्स से एक्स्ट्रा टेक्निक इन्वेंट नहीं करेंगे, बस इतना समझेंगे कि वार्म अप मूवमेंट वैरायटी देता है, जिससे स्टूडेंट्स गेम की फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट में सिंगल लेग नी हग्स और डबल लेग नी हग्स दिए गए हैं। एग्जाम में अगर चैप्टर की एक्टिविटीज पूछी जाए तो इन नेम्स की स्पेलिंग और क्रम पर ध्यान दो। इन्हें घोरपड़ीचे शेपूट के गेम रूल से अलग रखो। रूल्स बताते हैं गेम कैसे खेलना है, जबकि स्किल एक्टिविटीज फिजिकल प्रिपरेशन और कैपेबिलिटी से जुड़ी हैं। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन चेक। क्या सिंगल लेग नी हग से टीम को पॉइंट मिलता है? नहीं, पॉइंट केवल तब मिलता है जब टीम का हेड दूसरी टीम के टेल को सक्सेसफुली टच करता है। नी हग्स स्किल एक्टिविटी है, इसलिए एक्टिविटी और स्कोरिंग कंडीशन को मिक्स मत करना। चैप्टर में कूल डाउन एक्टिविटीज के रूप में सिंगल लेग नी हग्स और डबल लेग नी हग्स का ग्रुपिंग दिखाई देता है, जबकि वार्म अप में साइड वॉक, बैक वॉक्स और जॉगिंग ड्रिल्स दिए हैं। सोर्स लेआउट को ध्यान से पढ़ने पर एक्टिविटी कैटेगरीज समझ आती हैं। आंसर लिखते समय वही एक्टिविटीज लिखो जो चैप्टर में दी गई हैं। अब एक प्रेडिक्शन क्वेश्चन। अगर टीम फास्ट मूव करना चाहती है तो केवल हेड को फास्ट होना चाहिए या पूरी टीम को कोऑर्डिनेटेड रहना चाहिए? सही आइडिया है पूरी टीम को कोऑर्डिनेटेड रहना चाहिए। चैप्टर का फोकस यही है कि स्पीड अकेली इनफ नहीं है, स्पीड को कोऑर्डिनेशन और यूनिटी के साथ कंबाइन करना पड़ता है। इसलिए फिजिकल कैपेबिलिटीज का अर्थ केवल दौड़ना नहीं है। गेम में मूवमेंट, बैलेंस ऑफ फॉर्मेशन, क्विक रिस्पॉन्स और साथ बने रहना दिखाई देता है। हम सोर्स से कोई नया फिटनेस टेस्ट नहीं जोड़ेंगे। चैप्टर जितना कहता है उतना क्लियरली समझेंगे। गेम एंजॉयबल है और कोऑपरेशन के साथ फिजिकल कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने में मदद करता है। अब स्ट्रैटेजी की बात। टीम को हेड और टेल दोनों पर ध्यान देना होगा। हेड दूसरी टीम के टेल तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जबकि बाकी मेंबर्स
लाइन को कनेक्टेड रखेंगे और अपनी टेल को प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट देंगे। यह एग्जैक्ट टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन की तरह सोर्स में नहीं लिखा, लेकिन गेम के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव और यूनिटी से यही रीजनिंग निकलती है। एग्जाम आंसर में स्ट्रैटेजी को सेफ तरीके से लिखना। स्टूडेंट्स नीड टू मेंटेन कम्युनिकेशन एंड यूनिटी विद इन देयर टीम। यही सोर्स का डायरेक्ट लर्निंग पॉइंट है। कम्युनिकेशन का मतलब टीम मेंबर्स का एक दूसरे को मूवमेंट के बारे में बताना और कॉमन एक्शन के लिए रेडी रहना समझ सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक सिग्नल या फिक्स्ड फॉर्मेशन सोर्स में नहीं दिया गया है। मान लो हेड अचानक लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, लेकिन पीछे के स्टूडेंट्स को मूवमेंट का आइडिया नहीं मिलता। क्या होगा? लाइन में कोऑर्डिनेशन कम हो सकती है। अब अगर टीम मेंबर्स कम्युनिकेट करें और मूवमेंट को टुगेदर फॉलो करें, तो बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ये एक रीजनिंग एग्जाम्पल है, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं। डिफरेंस समझना जरूरी है। घोरपीड़ीचे शिपोर्ट में चेस है, पर यह केवल इंडिविजुअल चेस नहीं है। एक हेड का डिसीजन पूरी कनेक्टेड लाइन को अफेक्ट करता है। इसी कारण टीम गेम में ट्रस्ट और सपोर्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर टेल को प्रोटेक्शन चाहिए तो मिडिल मेंबर्स को भी अलर्ट रहना होगा। हर पोजीशन का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वह हेड हो, मिडिल हो या टेल। एक छोटा एक्टिव रिकॉल। इस गेम में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्या सिर्फ स्लो रनिंग? नहीं, फॉर्मेशन का डिस्कनेक्ट होना भी बड़ा रिस्क है। चैप्टर रिपीटेडली यूनिटी और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पर जोर देता है, इसलिए आंसर में स्पीड के साथ कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और यूनिटी को कीवर्ड्स की तरह जरूर इंक्लूड करना। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। गेम का पर्पस, टीम सेटअप, हेड और टेल, बाउंड्रीज, सिग्नल, स्कोरिंग और ड्यूरेशन। एक लाइन रिकैप। घोरपड़ी से शिपूट में टीम्स कनेक्टेड लाइन बनाकर मूव करती हैं और हेड अपोजिंग टीम की टेल को टच करके पॉइंट स्कोर करता है। अब हम चैप्टर के डीपर मैसेज पर जाते हैं। डीपर मैसेज है वर्किंग टुगेदर। चैप्टर के सर्कल टाइम में स्टूडेंट से डिस्कस करने को कहा गया है कि साथ मूव करने और फास्ट मूव करने में क्या मदद मिली। यह क्वेश्चन सिर्फ गेम के बाद की बातचीत नहीं है, यह स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से टीम वर्क की वैल्यू पहचानने के लिए एनकरेज करता है। अगर सभी मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें तो टीम की स्पीड यूजफुल नहीं रहेगी, लेकिन अगर मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड हो तो टीम एक यूनिट की तरह काम कर सकती है। चैप्टर का पॉपअप आइडिया भी यही है। टीम गेम में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स बेटर रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करते हैं। यह लाइन शॉर्ट आंसर में बहुत यूजफुल है। मैं यहाँ थोड़ा चैलेंज करूंगी। क्या यूनिटी का मतलब ये है कि सब स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम स्पीड से चलें? जरूरी नहीं कि हर मेंबर की स्पीड आइडेंटिकल हो। चैप्टर का एम्फेसिस इस बात पर है कि मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड हो और टीम कनेक्टेड रहे। इसलिए यूनिटी को आइडेंटिकल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि कॉमन एफर्ट और सपोर्ट के रूप में समझना बेहतर है। सही कहा। टीम वर्क में स्ट्रॉन्ग मेंबर का रोल केवल आगे निकलना नहीं, बल्कि पूरी टीम को साथ रखना भी है। इसी तरह टेल पर मौजूद स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपोजिंग हेड का टारगेट वही है। ये गेम स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली दिखाता है कि टीम में कोई पोजीशन अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। अब अपने लिए सोचो, अगर तुम टीम में होते तो कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता? तुम अपने टीममेट्स को मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते, यूनिटी बनाए रखने में सपोर्ट कर सकते और शेयर्ड गोल पर फोकस कर सकते। एग्जैक्ट वर्ड्स या सिग्नल्स चैप्टर में नहीं दिए गए, इसलिए एग्जाम में जनरल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन लिखना सेफेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट रहेगा। कंपटीशन इस गेम का एक हिस्सा है, लेकिन चैप्टर का फाइनल लर्निंग केवल जीतना नहीं है। घोरपड़ीचे शेपूट स्टूडेंट्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना सिखाता है। ये लर्निंग दूसरे टीम एक्टिविटीज में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्जाम आंसर में कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो कि गेम कंपटीशन के साथ कोऑपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट को भी वैल्यू देता है। एक क्विक चेक। अगर टीम ने पॉइंट्स तो स्कोर किए, लेकिन मेंबर्स ने कम्युनिकेशन और सपोर्ट नहीं किया, तो क्या चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ? नहीं। स्कोरिंग गेम का विजिबल रिजल्ट है, जबकि कोऑपरेशन, यूनिटी और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट डीपर लर्निंग आउटकम्स हैं। इसलिए आंसर में केवल पॉइंट्स और विनर लिखकर मत रुक जाना। अगर किसी एग्जैक्ट डाउट पर अटक जाओ तो एडजी में उसी कॉन्सेप्ट पर सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ खुद को टेस्ट कर सकते हो, जैसे हेड किसे कहते हैं, पॉइंट कब मिलता है और यूनिटी क्यों जरूरी है। आंसर देखने से पहले रीजनिंग करो। यही एक्टिव रिकॉल चैप्टर को सिर्फ पढ़ने से ज्यादा मेमोरेबल बनाता है। अब चैप्टर के नेचर कनेक्शन पर चलते हैं।
सर्कल टाइम में सेंटीपीड यानी कंचाला को ऑब्जर्व करने की बात कही गई है। स्टूडेंट से पूछा गया है कि सेंटीपीड अपने लेग्स को कैसे मूव करता है और हम फास्ट मूव करने के लिए अपने लेग्स को टुगेदर कैसे मूव कर सकते हैं। यहाँ ऑब्जर्वेशन से टीम वर्क समझने की कोशिश है। सेंटीपीड की मूवमेंट को चैप्टर एक नेचर इंस्पायर्ड डिस्कशन की तरह यूज करता है। इसका एकेडमिक पॉइंट ये है कि कई लेग्स का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ओवरऑल मोशन में हेल्प करता है। इसी तरह घोरपैड फॉर्मेशन में कई स्टूडेंट्स कनेक्टेड होकर मूव करते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गेम सेंटीपीड की एग्जैक्ट बायोलॉजिकल मूवमेंट कॉपी करता है। चैप्टर केवल ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन का अवसर देता है। यहाँ मेरा क्वेश्चन है, सेंटीपीड डिस्कशन का गेम से रिलेशन क्या है? आंसर होगा, दोनों में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का आइडिया दिखाई देता है। गेम में स्टूडेंट्स कनेक्टेड लाइन बनाकर साथ मूव करते हैं और सेंटीपीड में कई लेग्स की मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है। यह डिस्कशन स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन को रियल ऑब्जर्वेशन से समझने में हेल्प करती है। अब हिस्टोरिकल रेफरेंस चैप्टर मराठी वॉरियर तानाजी मालुसरे का मेंशन करता है और डिस्कशन रखता है कि उन्होंने घोरपैड का उपयोग करके कैसल्स जीतने में स्ट्रैटेजी अपनाई। इस रेफरेंस का चैप्टर में पर्पस टीम वर्क और स्ट्रैटेजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जुड़ना है। एग्जाम में इसे लिखते समय सोर्स से बाहर जाकर कोई अतिरिक्त बैटल डिटेल मत जोड़ना। तो तानाजी मालुसरे वाला पॉइंट हमें क्या सिखाता है? ये कि कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और टीम वर्क केवल गेम्स तक लिमिटेड नहीं है। चैप्टर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से दिखाता है कि सिमिलर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी यूजफुल हो सकती है। बस वर्डिंग रिस्पॉन्सिबल रखो। सोर्स इस कनेक्शन की डिस्कशन करता है, हमें उससे अनसपोर्टेड हिस्टोरिकल कहानी नहीं बनानी है। इस हिस्टोरिकल रेफरेंस को गेम के ऑब्जेक्टिव से जोड़ो। गेम में टीम को टुगेदर मूव करके अपोजिंग टेल तक पहुंचना है। हिस्टोरिकल डिस्कशन में भी ग्रुप एफर्ट और स्ट्रैटेजी का आइडिया आता है। इसलिए कॉमन कीवर्ड है कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क। ये कीवर्ड नेचर ऑब्जर्वेशन, गेम परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल रेफरेंस तीनों को कनेक्ट करता है। अब तक हमने गेम को 3 एंगल से देखा। पहला, फिजिकल एंगल, जिसमें स्पीड और मूवमेंट है। दूसरा, सोशल एंगल, जिसमें कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और सपोर्ट है। तीसरा, लर्निंग एंगल, जिसमें सेंटीपीड ऑब्जर्वेशन और तानाजी मालुसरे का हिस्टोरिकल कनेक्शन है। यही चैप्टर को सिर्फ एक चेस गेम से ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अब एग्जाम फोकस शुरू करते हैं। पहला लाइकली क्वेश्चन हो सकता है, घोरपड़ी से शिपूट क्या है और इसका पर्पस क्या है? आंसर फ्रेम। ये एक थ्रिलिंग और एंजॉयबल टीम गेम है जो कोऑपरेशन और फिजिकल कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने में हेल्प करता है। पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड घोरपैड फॉर्मेशन में मूव करते हैं और चेस के माध्यम से टीम वर्क प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, गेम की तैयारी और सेटअप बताइए। आंसर में ये पॉइंट्स क्रम से रखो। स्टूडेंट्स को 5 से 8 के ग्रुप्स में डिवाइड करना, लाइन बनाना, आगे वाले की वेस्ट पकड़ना, कौन सी मार्कर से बाउंड्री बनाना और टीचर सिग्नल का वेट करना। सीक्वेंस क्लियर होगा तो आंसर ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा। तीसरा क्वेश्चन रूल्स और स्कोरिंग पर हो सकता है। लिखो कि हेड अपोजिंग टीम की टेल को टच करने का प्रयास करता है, अपनी टेल को टच होने से बचाना होता है, सक्सेसफुल टच पर पॉइंट मिलता है और सेट ड्यूरेशन के अंत में हाईएस्ट पॉइंट्स वाली टीम विनर होती है। ये कॉम्पैक्ट लेकिन कंप्लीट आंसर फ्रेम है। चौथा क्वेश्चन वार्म अप और स्किल एक्टिविटीज पूछ सकता है। वार्म अप में साइड वॉक, बैक वॉक्स और जॉगिंग ड्रिल्स याद रखो। स्किल या कूल डाउन ग्रुपिंग में सिंगल लेग नी हग्स और डबल लेग नी हग्स दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन कैटेगरी स्पेसिफाई करे तो एक्टिविटीज को उसी कैटेगरी के अनुसार लिखना, रैंडम लिस्ट नहीं बनानी। पांचवा क्वेश्चन टीम वर्क की इंपॉर्टेंस पर हो सकता है। आंसर में कम्युनिकेशन, यूनिटी, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और म्यूचुअल सपोर्ट जैसे कीवर्ड्स यूज करो। एक्सप्लेन करो कि पूरी टीम को कनेक्टेड रहकर मूव करना होता है, इसलिए सभी मेंबर्स का कोऑपरेशन बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। केवल ये मत लिखना कि गेम फन है, लर्निंग आउटकम भी बताना। अब कॉमन मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक है हेड और टेल को डिफाइन न करना। दूसरी है टीम साइज भूल जाना। तीसरी है पॉइंट को किसी भी टच से जोड़ देना, जबकि सक्सेसफुल हेड टू अपोजिंग टेल टच जरूरी है। चौथी है ये लिखना कि पॉइंट के बाद पोजीशंस हमेशा रीसेट होती हैं।
जबकि सोर्स कंटिन्यूअस प्ले का ऑप्शन देता है। एक और मिस्टेक है, हिस्टोरिकल रेफरेंस को बहुत बड़ा बना देना। क्वेश्चन अगर तानाजी मालुसरे और घोरपैड का कनेक्शन पूछे तो बस ये लिखो कि चैप्टर में उनकी स्ट्रैटेजी और कासल्स जीतने के संदर्भ में घोरपैड का डिस्कशन है। इसके साथ टीम वर्क और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी का लिंक बताना पर्याप्त है। सपोर्टेड डिटेल्स आंसर को रिस्की बना सकती हैं। चलो रैपिड क्विज करते हैं। क्वेश्चन 1, एक टीम में कितने स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 2, लाइन कैसे कनेक्टेड होती है? क्वेश्चन 3, पॉइंट कब मिलता है? क्वेश्चन 4, विनर कैसे डिसाइड होता है? क्वेश्चन 5, टीम वर्क के 2 कीवर्ड्स। आंसर्स मन में बोलो। 5 से 8, वेस्ट पकड़कर, हेड के अपोजिंग टेल को टच करने पर, हाईएस्ट पॉइंट से, और कम्युनिकेशन तथा यूनिटी। बहुत अच्छा। अब आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर भी देखो। पहले डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, फिर सेटअप, उसके बाद रूल्स और स्कोरिंग, और अंत में टीम वर्क का इंपॉर्टेंस। अगर हिस्टोरिकल या नेचर डिस्कशन पूछा जाए तो उसे अलग सपोर्टिंग पॉइंट की तरह जोड़ो। इससे आंसर में सीक्वेंस, एक्यूरेसी और चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। अब एक कंपेयर टाइप क्वेश्चन सोचो। इंडिविजुअल मूवमेंट और कोऑर्डिनेटेड टीम मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? सोर्स के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट टीम को बेटर रिजल्ट्स पाने में हेल्प करता है। इंडिविजुअल मूवमेंट अकेले तेज हो सकता है, लेकिन इस गेम का ऑब्जेक्टिव पूरी कनेक्टेड लाइन से जुड़ा है। इसलिए आंसर का फोकस कॉमन एफर्ट और यूनिटी पर रखो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पहले एक फुल रिकैप करेंगे, फिर मैं और स्वाति मिलकर फाइनल चैलेंज देंगे। घोर परिचय शिपूट एक टीम गेम है। टीम्स में 5 से 8 स्टूडेंट्स होते हैं। वे लाइन बनाकर आगे वाले की वेस्ट पकड़ते हैं और कनेक्टेड घोरपाट फॉर्मेशन तैयार करते हैं। प्ले एरिया कोन्स या मार्कर से डिफाइन होता है। गेम टीचर की सिग्नल पर स्टार्ट होता है। एक टीम का हेड दूसरी टीम के टेल को टच करने की कोशिश करता है और अपनी टेल को टच होने से बचाना होता है। सक्सेसफुल टच पर 1 पॉइंट मिलता है। पोजीशंस रीसेट किए बिना खेल कंटिन्यू किया जा सकता है। सेट ड्यूरेशन के अंत में हाईएस्ट पॉइंट्स वाली टीम विनर होती है। फिजिकल प्रिपरेशन में वार्म अप के लिए साइड वॉक, बैक वॉक्स और जॉगिंग ड्रिल्स दिए गए हैं। सिंगल लेग नी हग्स और डबल लेग नी हग्स भी चैप्टर की एक्टिविटी ग्रुपिंग में शामिल है। गेम का सक्सेस स्पीड से जुड़ा है, लेकिन स्पीड अकेली पर्याप्त नहीं। कम्युनिकेशन, यूनिटी, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेचर कनेक्शन में सेंटिपीड यानी कंचला की लेग मूवमेंट ऑब्जर्व करने को कहा गया है। हिस्टोरिकल कनेक्शन में मराठी वॉरियर तानाजी मालुसरे और घोरपैड की स्ट्रैटेजी का डिस्कशन है। दोनों एग्जाम्पल्स का कॉमन आइडिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और टीम वर्क है। याद रखो, चैप्टर कंपटीशन को सपोर्ट और कोऑपरेशन के लर्निंग मैसेज के साथ जोड़ता है। अब फाइनल चैलेंज का पहला हिस्सा, बिना देखे आंसर दो। घोरपाट फॉर्मेशन कैसे बनती है? सही आंसर है, स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े होकर अपने आगे वाले स्टूडेंट की वेस्ट पकड़ते हैं। दूसरा, हेड किसे कहते हैं? लाइन के फ्रंट मेंबर को। टेल किसे कहते हैं? लाइन के बैक मेंबर को। ये डेफिनेशंस अब क्लियर होनी चाहिए। चैलेंज का दूसरा हिस्सा, अगर तुम्हें 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिले, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन घोरपड़ीचे शीपूट, तो 3 आइडियाज लिखो। पहला, टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करना होता है। दूसरा, लाइन को यूनिटी के साथ मूव करना होता है। तीसरा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बेटर परफॉर्मेंस और बेहतर रिजल्ट्स में हेल्प करता है। चैलेंज का तीसरा हिस्सा रूल्स को सीक्वेंस में बोलना है। ग्रुप्स बनेंगे, टीम्स लाइन में आएंगी, वेस्ट पकड़कर फॉर्मेशन बनेगी, बाउंड्रीज मार्क होंगी, टीचर सिग्नल देंगी, हेड्स अपोजिंग टेल्स को टारगेट करेंगे, पॉइंट स्कोर होंगे और हाईएस्ट स्कोर वाली टीम जीतेगी। अगर ये सीक्वेंस तुमने समझ लिया तो लॉन्ग आंसर भी कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। एक कॉमन मिस्टेक आखिरी बार याद रखो, घोर परिचय शिपूट को केवल रेस या चेस मत लिखना। ये कोऑपरेशन और फिजिकल कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने वाला टीम गेम है। इसी तरह विनर केवल सबसे फास्ट टीम नहीं, बल्कि सेट ड्यूरेशन के एंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम होती है। कीवर्ड्स आंसर को प्रिसाइज बनाते हैं। अब नोटबुक चैलेंज। 3 हेडिंग्स बनाओ। सेटअप,
रूल्स एंड स्कोरिंग और टीम वर्क लर्निंग। हर हेडिंग के नीचे अपने वर्ड्स में 2 या 3 पॉइंट्स लिखो, फिर नोटबुक बंद करके वही पॉइंट्स बोलकर रिकॉल करो। अगर किसी पॉइंट पर डाउट आए, एलजी में उसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि तुम्हें सिर्फ आंसर नहीं, रीजनिंग भी समझ आए। तो आज की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है? इन अ टीम गेम, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हेल्प यू अचीव बेटर रिजल्ट्स। घोरपड़ीचे शिपूट में हर मेंबर की मूवमेंट पूरी टीम को अफेक्ट करती है। इसीलिए सपोर्ट, कम्युनिकेशन और यूनिटी को कभी साइड पॉइंट मत समझना। यही चैप्टर का फिजिकल और सोशल लर्निंग दोनों है। आज हमने घोरपड़ीचे शेपूट का पर्पस, टीम साइज, घोरपड़ फॉर्मेशन, बाउंड्रीज, हेड और टेल, टीचर सिग्नल, स्कोरिंग, ड्यूरेशन, वार्म अप एक्टिविटीज, स्किल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, यूनिटी, सेंटिपीड ऑब्जर्वेशन और तानाजी मालुसारे का कनेक्शन रिवाइज किया। एग्जाम में क्लियर डेफिनेशंस, सही सीक्वेंस और टीम वर्क वाले कीवर्ड्स पर फोकस रखना। बहुत बढ़िया रिविजन। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप है, बिना नोट्स देखे गेम के 5 रूल्स और टीम वर्क के 3 बेनिफिट्स लिखो। फिर अपने किसी फ्रेंड को घोर पैड फॉर्मेशन समझाकर सिखाओ। इससे एक्टिव रिकॉल और अंडरस्टैंडिंग दोनों मजबूत होंगे। याद रखो, अपनी टेल को बचाते हुए अपोजिंग टेल तक पहुंचना है, लेकिन पूरी टीम को साथ रखना है। एडजी के साथ ऐसे डाउट्स और रिवीजन चैलेंजेस प्रैक्टिस करते रहो। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहो और टीम की तरह आगे बढ़ते रहो।